स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने जो चीज़ें सीखी केमिकल इक्विलिब्रियम के हवाले से, उनमें हमने इंट्रोडक्शन की बात की और उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद हमने रिवर्सिबल रिएक्शन को देखा, डायनामिक इक्विलिब्रियम को देखा और इक्विलिब्रियम को ही हम स्टडी करते हुए रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात कर रहे थे। और रिवर्सिबल रिएक्शंस में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास होता है, उसकी हमने बात की थी जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 3 उसके अंदर। तो उसमें हमने केमिकल इक्विलिब्रियम का जो कांस्टेंट था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसको स्टडी किया था, उसका जो जनरल एक्सप्रेशन था उसको हमने फाइंड किया था। आज हम उसी एक्सप्रेशन को आगे एग्जांपल्स की मदद से, 2-3 हमारे पास एग्जांपल है, उसकी मदद से हम एग्जांपल्स को देखेंगे और साथ में हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास एक और छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है कंडीशंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं इक्विलिब्रियम की, वो कौन कौन सी हैं जब इक्विलिब्रियम अटेन होती है किसी भी रिएक्शन के अंदर। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, आज केमिकल इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसका एक्सप्रेशन को हम डिराइव करते हैं, उसकी एग्जांपल जो, और साथ में ही इसका यूनिट, यानी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का जो यूनिट होता है उनको हम पहले डिराइव कर लेंगे और फिर हम दोबारा जो कंडीशन है उनके ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो हमने स्टूडेंट्स सीखा था Kc के लिए जो हमने एक्सप्रेशन फाइंड किया था लास्ट लेक्चर में, Kc के लिए हमारे पास था कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जो Kc हमारे पास था वो बेसिकली क्या था, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन की रेशो होती है। तो उसकी हमने डेफिनेशन शुरू पढ़ी थी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज डिराइव्ड एज, या इज द रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसकी जो रेशो होती है उसे हम Kc कहते हैं और इसके शर्त क्या थी कि टेंपरेचर कांस्टेंट होना चाहिए। यह हमने एक लिखी थी, इसके लिए जनरल हमने लिया था, रिएक्शन लिया था, उसको देख लेते। हमारे पास कोई से 2 रिएक्टेंट्स थे A और B और कोई प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए C प्लस D के अंदर। ऐसे ही था। अब इसके लिए हमने एक्सप्रेशन फाइंड किया था, जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट था ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स है। तो रिएक्टेंट्स को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करते हैं, लिखते हैं। जो Kc का जनरल हमने एक्सप्रेशन लिखा था उसको देख लेते हैं। प्रोडक्ट्स हमारे पास आ जाते हैं इस एक्सप्रेशन के थ्रू, Kc CD। तो C की हमने कंसंट्रेशन लिखी थी और उसके ऊपर कोएफिशिएंट्स के हिसाब से C लिखा था और साथ में हमारे पास आ जाता है D और उसका कोएफिशिएंट D था। और रिएक्टेंट्स हमारे पास क्या थे, A और B, और A और B के हमने कंसंट्रेशन लिखी थी और साथ में हमने क्या किया था, उसके जो कोएफिशिएंट्स थे उसको पावर में लिख दिया था, इसके कोएफिशिएंट A B C और D। यहाँ तक हमने पिछले लेक्चर के अंदर कर लिया था। आज हम इसकी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और एग्जांपल्स हम देखते हैं यानी हम किसी भी रिएक्शन के लिए, ये तो हमारे पास जनरल रिएक्शन है, लेकिन किसी भी रिएक्शन के लिए हम जो Kc की एक्सप्रेशन है उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे उसे डिराइव करते हैं, इसको हम देखते हैं यार। तो सबसे पहले हमारे पास जो एग्जांपल है स्टूडेंट्स वो है जी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 की है, ये डिसोसिएट होता है PCl3 के अंदर और साथ में Cl2 के अंदर। यानी हमारे पास प्रोडक्ट्स बनती है, जब हम PCl5 को हीट करते हैं उसके नतीजे में PCl5 प्लस Cl, तो हमारे पास प्रोडक्ट के तौर पे आ जाते हैं। अब तो देख लेते हैं जी प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट्स PCl5 और Cl2 ये प्रोडक्ट्स है। Kc का एक्सप्रेशन हम लिखने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम लिखते हैं कि प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, इसको जनरल हमने लिख लेना है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की रेशियो रिएक्टेंट्स। उसके बाद हम अब लिखेंगे, उसको डिराइव करना शुरू करेंगे। तो हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या थी, प्रोडक्ट्स थी हमारे पास PCl3 इसकी कंसंट्रेशन और Cl2 की कंसंट्रेशन इसकी प्रोडक्ट, और ओवर हमारे पास आ जाएगा PCl5 जो कि हमारे पास क्या था, रिएक्टेंट था PCl5 आ जाता है। ये बच्चों हमारे पास क्या है, Kc का एक्सप्रेशन, ये हमने लिखा है PCl5, ये रिएक्शन नंबर 1 हमारे पास है। इसके लिए हमने डिराइव कर लिया Kc का एक्सप्रेशन, इसको आपने याद रखना है, सिंपल है बिल्कुल, सिर्फ बेसिक जो चीज़ है आपने इस वाली इक्वेशन को याद रखना है कि क्या है, रेशियो है प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है उसकी और रिएक्टेंट्स की जो कहते हैं इसको, प्रोडक्ट रेशियो जो है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के, जो दोनों के रेशियो को Kc कहते हैं। अब Kc के लिए हमने PCl5 के लिए लिखा है कि ये हमारे पास प्रोडक्ट बनी और ये हमारे पास रिएक्टेंट्स थे, इनको हमने लिख दिया प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये हमारे पास Kc एक्सप्रेशन आ जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ PCl5 वाले रिएक्शन के साथ। साथ ही हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों,
एग्जाम्पल है हमारे पास अमोनिया, नाइट्रोजन प्लस 3 मॉलिक्यूल या मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास होते हैं जो कि रिएक्ट करते हैं आपस में, और उसके नतीजे में 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बन जाते हैं। क्या बनता है? 2 मोल ऑफ अमोनिया। अब एक्सप्रेशंस के साथ हमने जो कोएफिशिएंट्स लिखे थे इस बात की याद में रखना है, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर हमने पावर्स के अंदर लिखे थे। तो हमारे पास बच्चों आता है कि केस का दोबारा से हम एक्सप्रेशन लिखेंगे। क्या है जी? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, उनकी रेशो है। अब प्रोडक्ट हमारे पास क्या बने? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों रिएक्ट करते हैं आपस में और बनता है अमोनिया, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बन जाते हैं। तो हम इसको लिखते हैं Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट है हमारे पास अमोनिया, इसकी कंसंट्रेशन। अब बच्चों याद रखने वाली बात क्या है, हमने कोएफिशिएंट्स को पावर में लिखा था, डेफिनेशन में भी हमने यही बात की थी कि जो इनकी रेशो होती है, उनके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं राइज टू द पावर व्हिच आर द कोएफिशिएंट्स, जो क्या है किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको हमने क्या करना होता है? पावर में लिखना होता है। तो इसके लिए हमारे पास पावर में आ जाएगा 2 ओवर रिएक्टेंट्स हमारे पास क्या थे? नाइट्रोजन था प्लस हाइड्रोजन के 3 मोल्स, ठीक है। तो नाइट्रोजन हमारे पास है N2 इसकी कंसंट्रेशन, और साथ में हमारे पास आ जाता है H2 यानी हाइड्रोजन। अब बच्चों इसके लिए हमारे पास क्या था? कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई। कोएफिशिएंट कितना है? 3, तो हाइड्रोजन के ऊपर पावर में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये हमारे पास एक्सप्रेशन। अब एक चीज यहाँ पे याद रखने वाली है, उस चीज को आपने ज़हन नशीन करना है ठीक तरीके से। जैसे ये हमारे पास N2 लिखा हुआ है या H2 लिखा हुआ है या H3 लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने इसको कभी भी देख के पावर नहीं लिखनी है, याद रखनी है ये बात। कभी भी इनको देख के, जैसे सपोज हमारे पास ये था नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का ये 2 देखें, हम इधर आने लिख दें ऊपर पावर लिखते हैं, ऐसा कभी भी नहीं करना है, ये गलत है। याद रखना है, क्योंकि हम कोएफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं, तो कोएफिशिएंट हमेशा किसी भी सब्सटेंस के लेफ्ट साइड पे इक्वेशन के अंदर लिखे हुए होते हैं, ठीक है। ये तो उसके जो नाइट्रोजन है जैसे इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो लिहाजा नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में, हाइड्रोजन भी H2 की फॉर्म में, ऑक्सीजन होता है O2 की फॉर्म में होता है, वो एक मॉलिक्यूल की शेप में होता है, मौजूद होता है, एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो कोएफिशिएंट हमेशा कहां पे होगा? लेफ्ट साइड पे होगा। इस बात को ध्यान में रखना है, अक्सर स्टूडेंट्स यहां पे गलती भी करते हैं। तो याद रखना है N2 इसी तरह NH3 था, तो इसका जो कोएफिशिएंट था वो कितना था? 2 था, लिहाजा हमने 2 को पावर में लिख लिया। इसी तरह हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट हमारे पास कितना था? 3 था, उसको भी हमने लिख लिया 3। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, उस एग्जांपल को हम देख लेते हैं। जो हाइड्रोजन आयोडाइड की एग्जांपल है उसको देखते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड हमारे पास है और वो डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोजन के अंदर और प्लस आयोडीन के अंदर। ये हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड जो कि डिसोसिएट हुआ है हाइड्रोजन को आयोडीन के अंदर, इसके लिए केस का एक्सप्रेशन लिखते हैं Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। लिख दिया। अब हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या है? प्रोडक्ट्स हमारे पास है हाइड्रोजन और आयोडीन, इसको हम लिखने जा रहे हैं। लिखते हैं कि कंसंट्रेशन है हमारे पास हाइड्रोजन की और कंसंट्रेशन है आयोडीन की, और कंसंट्रेशन हमारे पास 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड की। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड इसकी कंसंट्रेशन और साथ में इसकी जो ये कोएफिशिएंट है इसको याद रखना है। तो कोएफिशिएंट को हमने क्या करना है? पावर में लिखना है। अब ये हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 था, उसको लिखते नहीं, यहाँ पे भी 1 था, उसको हम लिखते नहीं है, लिहाजा इनके ऊपर भी पावर में 1 कोएफिशिएंट है, लेकिन उसको हमने लिखा नहीं है। तो याद रखना है कभी भी 2 नहीं लिखना है, जो H2 या I2 के साथ जो 2 लिखा हुआ है इसको पावर में नहीं लिखना। कौन सी चीज लिखनी है? जो लेफ्ट साइड पे किसी भी सब्सटेंस के लेफ्ट साइड पे जो चीज लिखी होगी, यानी नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं बेसिकली, उनको हम पावर्स में लिखते हैं। तो हमारे पास कितनी है? 2 है। तो ये भी हमारे पास इक्विलिब्रियम के लिए जो एक्सप्रेशंस थे उनको हमने देखा बच्चों। एक और छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको हम क्या करते हैं बच्चों? इसको डिसोसिएट करवाते हैं जी, बल्कि इसको रिएक्ट करवाएंगे हम इथेनॉल के साथ। किसके साथ? इथेनॉल के साथ, C2H5OH इथेनॉल।
इथेनॉल के साथ जब हम इसे रिएक्ट करवाते हैं बच्चों, तो इसके नतीजे में हमारे पास बनता है जी एसीटेट, इथाइल एसीटेट बन जाता है और साथ में वाटर रिमूव हो जाता है। क्या बनता है? इथाइल एसीटेट और वाटर। इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे यूनिट्स में नीचे लिख देता हूँ। तो क्या बनेगा? CH3 COO C2H5 प्लस ये OH और ये हाइड्रोजन, इन डिसोसिएशन में रिएक्ट करेंगे तो वाटर क्या होगा? निकल जाएगा, तो H2O आएगा। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई है, ये हमारे पास क्या रिएक्टेंट्स थे, इसका हम कोएफिशिएंट्स इसको लिखते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन है इसको लिख लेते हैं। Kc is equal to concentration of products over concentration of reactants। अब एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। एक्सप्रेशन हमारे पास क्या था? CH3 COOH C2H5 इथाइल एसीटेट प्लस हमारे पास क्या था जी? कंसंट्रेशन में जो प्रोडक्ट्स बनी थी उसमें वाटर मौजूद था H2O। ऐसे ही बच्चों, और रिएक्टेंट्स में हमारे पास क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड था CH3 COOH और साथ में था इथानॉल। तो हम लिख लेते हैं जी, या इथाइल अल्कोहल भी से पढ़ते हैं, याद रखना है। तो इथर हम लिखते हैं CH3 COOH और हमारे पास क्या आ जाएगा? C2H5OH। अब यहाँ पे देखें इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो कोएफिशिएंट्स है तमाम सब्सटेंसेस के लिए, जो कोएफिशिएंट्स है वो कितने हैं? 1 है। इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है और वाटर का भी कितना? 1 है। लिहाजा हमारे पास किसी के ऊपर भी पावर नहीं आएगी। एक KC का जो एक्सप्रेशन था हमारे लिए, हमारे पास जो था वो इस लास्ट वाले रिएक्शन के लिए था। एक रिएक्शन हमने पढ़ा है PCl5 का जो कि डिसोसिएट होता है PCl3 और Cl2 में। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास जो रिएक्शन था वो था नाइट्रोजन रिएक्ट करती है हाइड्रोजन के साथ और अमोनिया बन जाता है। नेक्स्ट वन हमारे पास रिएक्शन था हाइड्रोजन आयोडाइड है, डिसोसिएट होता है, डिकंपोज होता है किसके अंदर? हाइड्रोजन के अंदर और आयोडीन के अंदर। यानी हाइड्रोजन और आयोडीन में डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इसका एक्सप्रेशन हमने लिखा है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हमने लिया है। कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास है और साथ में इथाइल अल्कोहल इथेनॉल है। रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है? इथाइल एसीटेट बन जाता है और साथ में हमारे पास क्या बन जाता है जी? वाटर बनता है। तो उसके लिए हमने Kc का एक्सप्रेशन लिख दिया है। हमने एक्सप्रेशंस लिखे हैं, डिराइव किए हैं जी डिफरेंट रिएक्शंस के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन होते हैं। नेक्स्ट हम बच्चों करते हैं जी इनके यूनिट्स को डिराइव करेंगे। तो हम यूनिट्स को डिराइव कर लेते हैं। यूनिट्स कैसे डिराइव करते हैं? सिंपल है, इसमें भी कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। यही एक्सप्रेशंस हमने फाइंड करने हैं। एक्सप्रेशंस को सही हमें क्या करना है? यूनिट्स को डिराइव कर लेना है। तो बच्चों हमें याद रखना है, तो हमारे पास याद रखने वाली बात थी वो ये थी कि जो कंसंट्रेशन होती है उसको यूनिट क्या होता है, क्योंकि हम यूनिट्स को फाइंड करने जा रहे हैं। तो अब यूनिट्स हमारे पास जब भी फाइंड करेंगे तो याद तो होगा आप लोगों को, हमने बात की थी कि हमारे पास कोई भी जो रिएक्शन होता है वो उसकी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन होती है उस पर डिपेंड कर रहा होता है। जो बैकवर्ड रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन में जो बैकवर्ड रिएक्शन होता है उस पर डिपेंड कर रहा होता है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन होती है उसके ऊपर वो रिएक्शन डिपेंड कर रहा होता है। यानी इट्स मीन कि जो रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? कंसंट्रेशन के ऊपर। तो वो कंसंट्रेशन क्या है बेसिकली उसको हमने देखना है और उस कंसंट्रेशन के साथ ही हमने जितने भी रिएक्शंस के Kc के एक्सप्रेशंस को फाइंड किया है उनके हम यूनिट्स को फाइंड करने जा रहे हैं। इसको हम देखते हैं, तो देखना शुरू करते हैं जी। हमारे पास जो यूनिट्स है इक्विलिब्रियम के उसमें आ जाता है जी Kc को पहले जनरल रिएक्शन लिखते हैं, उसके बाद उसका एक्सप्रेशन लिखते हैं जनरल। अब अगर कोएफिशिएंट्स हो तो उनको हम पावर में लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो मेन चीजें हैं वो दो कंक्लूजन्स निकलते हैं जब भी हम किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट को फाइंड करने जाते हैं। तो हम पहले लिख लेते हैं जी हमारा टॉपिक क्या है? यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स यानी हमने क्या फाइंड करना है? डिराइव करना है, यूनिट्स को डिराइव करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के। अभी जो एक्सप्रेशन हमने लिखे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के उनके हम यूनिट्स को डिराइव करने जा रहे हैं। तो बच्चों उसमें दो हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि अगर हम रिएक्शन रिएक्ट करें कोई भी सब्सटेंसेस तो उनके जो कंसंट्रेशंस हैं, उनके जो यूनिट्स है कंसंट्रेशन के वो क्या हो जाए? कैंसल आउट हो जाए, इनका कोई भी यूनिट ना हो। एक हमारे पास ये जो कंसंट्रेशन के यूनिट्स है Kc के जो यूनिट्स हैं वो क्या हो जाएगी?
कैंसिल हो गए। एक तो हमारे पास ये है, और दूसरा क्या है कि वो कैंसिल ना हो, ठीक है, केसी यूनिट्स डू नॉट कैंसिल। ठीक हो गया बच्चों। अब ये दो हमारे पास बातें हैं, जिन्हें हम दोनों की ही एग्जांपल देखेंगे कि अगर हमारे पास यूनिट कैंसिल आउट हो जाता है दोनों यूनिट्स, तो तब हमारे पास जो मेन केसी की वैल्यू है वो क्या बचती है, और अगर यूनिट्स कैंसिल नहीं होते तो उस सूरत में हमारे पास जो केसी के यूनिट्स होता है उसकी वैल्यू क्या होती है उसको हमें देखना है। तो पहले हमारे पास एग्जांपल यहाँ पे उसमें गिवन है, जो बुक के अंदर आपकी बुक के अंदर दी हुई है, वो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, आयोडीन है, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन रिएक्ट करते हैं, इसके रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो है हाइड्रोजन आयोडाइड। सिंपल इसमें एग्जांपल दिया, पहले केस जो हमारे पास चल रहा है उसको हमें देखना है। तो केसी इसका एक्सप्रेशन लिखना है, सबसे पहले हमने एक्सप्रेशन को डिराइव करना है। तो क्या था, केसी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। बच्चों हमने रिएक्शन लिखा है हाइड्रोजन आयोडाइड और जो प्रोडक्ट हमारे पास बनी केसी का एक्सप्रेशन लिखते हैं, केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब सबसे पहले हम एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे। तो एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए हमारे पास क्या था जी, प्रोडक्ट हमारे पास आई है हाइड्रोजन आयोडाइड, तो लिखते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन, और उसका जो कोएफिशिएंट है वो पावर में चला जाएगा ओवर रिएक्टेंट्स हमारे पास के हाइड्रोजन है और साथ में आयोडीन है। अब बच्चों ये हमारे पास पावर है, मैथ में आपने सीखा है कि जिस भी चीज के ऊपर पावर होती है उसको दो बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड। इससे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है। तो कंसंट्रेशन का हमारे पास यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये कंसंट्रेशन का यूनिट है। अब हम क्या करेंगे, इन कंसंट्रेशंस के यूनिट्स जितने भी यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हमारे पास जो सब्सटेंसेस आए हैं, इनकी जगह हम क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन, क्योंकि हम यूनिट को फाइंड करने जा रहे हैं, हम क्या लिखेंगे, यूनिट्स लिखेंगे। तो केसी हमारे पास जो हाइड्रोजन आयोडाइड था वो कितनी बार लिखा हुआ था, 2 बार लिखा हुआ था, यानी उसके जो पावर थी वो कितनी थी, 2 थी। तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब फॉर हाइड्रोजन आयोडाइड, और इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर क्या आ जाएगी, पावर कितनी आ जाएगी, 2 ओवर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन अलग से लिखेंगे, आयोडीन की कंसंट्रेशन अलग से लिखेंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और साथ में क्या आ जाएगा जी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये अब बच्चों यहाँ पे डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में भी हमारे पास क्या है, नोमिनेटर के ऊपर हमारे पास कितने की पावर लिखी हुई है, 2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2। जब हमारे पास रिएक्टेंट्स की तो कंसंट्रेशन क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब 1 और मोल पर डेसीमीटर क्यूब 2। अब इसको आसान कर लेते हैं हम मजीद। तो जो मोल पर डेसीमीटर क्यूब है कितनी है, इसकी पावर 2 है, तो हम इसको 2 बार लिख लेते हैं। हमारे पास केसी का जो यूनिट होगा क्या आ जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और एक बार फिर हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिखेंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब ओवर हमारे पास जो रिएक्टेंट्स की यूनिट्स थी, जो कंसंट्रेशंस थी वो कितनी थी, जो हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब और साथ में मोल पर डेसीमीटर क्यूब फॉर आयोडीन के लिए। अब मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब कैंसिल, मोल पर डेसीमीटर क्यूब और मोल पर डेसीमीटर क्यूब कैंसिल, सारे कैंसिल आउट हो जाते हैं। हमारे पास जो आंसर आता है वो कितना है, 1, यानी केस इज इक्वल टू 1। तो 1 कोई चीज नहीं है यूनिट्स के अंदर, तो लिहाजा हम क्या लिखेंगे, केसी का जो हमारे पास यूनिट होगा, केसी फॉर हाइड्रोजन आयोडाइड, इस रिएक्शन के लिए जो हमारे पास केसी का यूनिट होगा, देयर इज नो यूनिट of Kc for this reaction। ये जो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड का जो प्रोडक्ट हमारे पास बनी है, आयोडीन और हाइड्रोजन रिएक्ट हुए थे, हाइड्रोजन आयोड बना था, इस रिएक्शन के लिए ये जो हमारे पास Kc का यूनिट था बच्चों, वो क्या है जी, नो यूनिट, यानी कोई यूनिट नहीं है। तो हमने जो पहली 2 कंडीशंस पढ़ी थी, पहली क्या थी, Kc के जो यूनिट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो क्या हुआ है, हमारे पास Kc के सारे यूनिट्स
तमाम जितने भी यूनिट्स थे कंसंट्रेशन की वो कैंसिल हुई, हमारे पास कोई यूनिट बाकी नहीं बचा। ये हमारे पास फर्स्ट केस था। सेकंड केस हमारे पास है केसी के यूनिट्स जो है वो कैंसिल नहीं होते, उसको हम देखेंगे। तो लिखते हैं जी हम एग्जांपल उसकी भी एग्जांपल ले लेते हैं। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड कंडीशन थी कि जो यूनिट्स हैं वो कैंसिल नहीं होते, उसको देखते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है जो कि डिकम्पोज होता है 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर। ये हमारे पास एग्जांपल है, इस एग्जांपल का हम केसी का यूनिट डिराइव करते हैं। तो केसी के लिए हमारे पास पहले लिखेंगे केसी का एक्सप्रेशन है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स over concentration of reactants। अब यूनिट लिखते हैं तो हमारे पास क्या है कि प्रोडक्ट हमारे पास आ जाती है नाइट्रोजन के कितने मोल है जी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मोल्स हैं हमारे पास 2 मोल्स हैं, तो हम लिखेंगे कंसंट्रेशन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और उसके पावर आ जाएगी और साथ में क्या जी डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड की कंसंट्रेशन, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसी का लिखेंगे। ये केसी का एक्सप्रेशन है। अब कंसंट्रेशन यूनिट हमारे पास क्या होता है, कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, हमने लिख लिया। अब इस फार्मूला के अंदर हम इस कंसंट्रेशन यूनिट्स को पुट करते हैं। ये हमारे पास कंसंट्रेशन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए कितना है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, उसकी ऊपर कोएफिशिएंट पावर कितनी है 2 है, तो लिख लेते हैं। अच्छा बच्चों इसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखें या इसके छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखें कंसंट्रेशन, तो इसके लिए कोई इशू नहीं है। तो इसी स्टूडेंट के लिए में यह है कि ये मसला है तो इतना तो इसका मसला नहीं है। तो डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड के लिए हमारे पास कंसंट्रेशन का यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसके ऊपर कोएफिशिएंट नहीं है तो इसकी यूनिट कितना आएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख जाएगा। अब इस यूनिट के ऊपर कितने पावर है जी, हम लिख लेते हैं Kc इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि पावर इसको 2 बार लिख लेते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब अगेन ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब मोल पर डेसीमीटर क्यूब और मोल पर डेसीमीटर क्यूब कैंसिल आउट हो जाता है, हमारे पास बाकी क्या बात जाएगा Kc इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो इस रिएक्शन के लिए डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड जो जब डिकम्पोज होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में 2 मोल्स के अंदर, तो उस वक्त हमारे पास यूनिट कौन सा आता है कि Kc का यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ जाता है। यानी हमने जो दूसरी कंडीशन हमारे पास थी कि यूनिट्स कैंसिल आउट नहीं होते, वो भी हमने इसको भी प्रूव कर दिया। नेक्स्ट बच्चों आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है एक एग्जांपल के अंदर दिया है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वही नाइट्रोजन गैस नाइट्रोजन रिएक्ट करती है जी हाइड्रोजन के साथ और अमोनिया गैस बन जाती है, उसको हम डिराइव करने की कोशिश करते हैं एग्जांपल न्यूमेरिकल को। तो हमारे पास है जी नाइट्रोजन गैस है और 3 मोल्स हमारे पास हैं हाइड्रोजन के, वो रिएक्ट करते हैं कि नाइट्रोजन गैस प्लस 3 मोल्स हमारे पास हाइड्रोजन गैस के, जो कि दूसरी एक होते हैं रिएक्ट करते हैं, कॉम्बिनेशन होती है उसके में 2 मोल ऑफ अमोनिया हमारे पास बन जाता है। अब एक्सप्रेशन Kc के लिए लिखते हैं, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा इस बार। Kc के एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन यानी अमोनिया हमारे पास कितना आएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब के। से पहले हम इसका एक्सप्रेशन को लिखेंगे जिसकी पावर आ जाएगी 2, रिएक्टेंट्स हमारे पास कितने हैं, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन और साथ में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन उसकी पावर 3 आ जाएगी। अब यहाँ पे गौर करना है स्टूडेंट्स, देखना है कि हमारे पास Kc का एक्सप्रेशन हम यूनिट्स लिखने जा रहे हैं। तो कंसंट्रेशन का यूनिट हमारे पास कितने हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब इस एक्सप्रेशन को लिखना है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, पावर कितनी है 2, तो 2 लिख लेंगे ओवर नाइट्रोजन के लिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब एक बार, उसके बाद हाइड्रोजन के लिए इसके बाद कितनी है 3 है, तो हम कितनी बार लिखेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। स्टूडेंट्स मैं कंप्लीट आपको इसका हल बताता हूँ, निकाल के देता हूँ। तो करते हैं कुछ इस तरह का, मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसकी पावर और मोल पर डेसीमीटर क्यूब और जो मोल पर डेसीमीटर क्यूब की जो पावर 3 है इसको हम क्या कर लेते हैं, एक बार स्क्वायर लिख लेते हैं
और एक बार सिंगल लिख देते हैं, यानी मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर और मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कोई मसला? मोल पर डेसीमीटर क्यूब नहीं है क्योंकि स्क्वायर और प्लस मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 आने की पावर जमा हो जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर और मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर, ये क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। बाकी हमारे पास क्या बचता है, केस इज इक्वल टू 1 ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब और मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सही है बच्चों। अब कोई भी जो कंसंट्रेशन का यूनिट होता है वो कभी भी 1 ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब यानी इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ होता है। इसको हमें क्या करना है, खत्म करने के लिए पहले हम लिख लेते हैं केस इज इक्वल टू 1 ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। केस इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब और ये जो पावर प्लस थी जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब ये जो -2 है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब माइनस है, ये प्लस था, तो क्या आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सो ये मोल के लिए क्या आ जाएगा, मोल की पावर -2 और साथ में डेसीमीटर क्यूब। तो dm क्यूब जो है वो जब इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पावर कितनी आ जाएगी, 6 और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाता है, साइन प्लस आ जाता है। अब ये हमारे पास kc का इस रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन आ गया। लेकिन हम क्या करते हैं, जो पॉजिटिव साइड वाली जो पॉजिटिव पावर वाली जो वैल्यू होती है उसको पहले लिख लेते हैं और दूसरी को बाद में लिख लेते हैं। तो फाइनल जो हमारा एक्सप्रेशन है, यूनिट है, उसको हम लिख लेते हैं kc इज इक्वल टू डेसीमीटर की पावर 6 और साथ में आ जाएगा मोल की जो पावर होगी वो -2। ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 था और प्रॉब्लम नंबर 9.1 इसका सॉल्यूशन हमने सॉल्व कर लिया है। बच्चों इस टॉपिक के अंदर जो लास्ट का हमारे पास टेस्ट योरसेल्फ नंबर 2 दिया हुआ है, इसके क्वेश्चन थे सारे मोस्टली जो डिस्कस हैं, तो आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर कहीं पे इस क्वेश्चन के अंदर कोई मसला है तो आपने वो क्वेश्चन करना है, उसका सॉल्यूशन आपको दे देंगे। आज के लिए जो ये लेक्चर है इसके लिए इतना ही। तो आपने जो सीखी चीज़ें मैं रिपीट कर देता हूँ सिंगल। तो क्या हमने सीखा है कि पहले हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो यूनिट था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसको फाइंड किया, फिर उसके एक्सप्रेशन को फाइंड किया, उसकी एग्जांपल्स दी और उसके बाद हमने उसके जो कंसीडरेशन के जो यूनिट्स थे उनको हमने डिराइव किया और साथ में प्रॉब्लम था हमारे पास 9.2 एक एग्जांपल थी। और टेस्ट योरसेल्फ आपकी एक्टिविटी है कि आपने टेस्ट योरसेल्फ नंबर 9.2 इसके क्वेश्चन आपने खुद करने हैं और जहाँ पे कोई मसला हो आपने पूछ लेना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।